नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ICS हरदोई की फ्री ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का भाग विश्व का प्राकृतिक भूगोल, रिज वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब हम इसकी स्पेलिंग पर देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रा। ये ऑस्ट्रा जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी। प्रारंभ में महाद्वीप का नाम जो दिया गया था वो दिया गया था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। टेरा ऑस्ट्रेलिस इग्नोग्निटा, जिसका अर्थ था अज्ञात दक्षिणी द्वीप। इसको अन्य नामों से भी संबोधित करते हैं, जैसे न्यू महाद्वीप, द्वीपी महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप और प्यासी भूमि का देश आदि। तो दोस्तों, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने अक्सर तीन शब्द सुने हैं। एक शब्द है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ओसेनिया और तीसरा है ऑस्ट्रेलेशिया। अब इसमें अंतर क्या है? तो जो ऑस्ट्रेलिया शब्द है, जब ऑस्ट्रेलिया शब्द लिया जाता है या बोला जाता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है केवल ऑस्ट्रेलिया देश, केवल केवल ऑस्ट्रेलिया देश और ऑस्ट्रेलिया देश के ही द्वीप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। जब ओसेनिया या ओसेनिका नाम से लिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि इसमें हमारा ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस पॉलिनेशिया प्लस मेलानेशिया प्लस माइक्रोनेशिया शामिल हैं। पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह हैं, जिन्हें पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरा आता है ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में ये पूरा ओसेनिया, और उसमें जब न्यू गिनी जुड़ जाता है, ये आपका न्यू गिनी, जब ये न्यू गिनी जुड़ जाता है तब ये ऑस्ट्रेलेशिया होता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और न्यू गिनी मिलकर के ऑस्ट्रेलेनेशिया बोले जाते हैं। इस पूरे ऑस्ट्रेलेनेशिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और नौरू सबसे छोटा देश है। अब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इसकी खोज की गई थी वो डच लोगों के द्वारा की गई थी कि यहाँ कुछ है, दक्षिणी गोलार्ध में कोई महाद्वीप है, भूमि है, जिसको डच लोगों ने खोजा था। एक डच यात्री थे एबिल तस्मान, ये डच थे। इन्होंने तस्मानिया द्वीप जो है, ये आपका तस्मानिया द्वीप है, यहाँ पर पहुँचे थे और इनके नाम के सम्मान में ही इस द्वीप का नाम तस्मानिया रखा गया। और दूसरे कैप्टन कुक महोदय थे जो यूनाइटेड किंगडम के थे, अंग्रेज नाविक थे। ये ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी तट पे पहुँचे थे और पूर्वी तट पे सबसे पहले बॉटनी की खाड़ी पे पहुँचे थे। और यह बॉटनी की खाड़ी आज सिडनी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बॉटनी की खाड़ी में 19वीं सदी तक आते आते पूरी तरीके से श्वेत लोगों का कब्जा हो गया था। और जब ये शुरुआत में जब इसकी कैप्टन कुक ने खोज की थी तो सबसे पहले जो ब्रिटेन था, आपका यूनाइटेड किंगडम था, वहाँ से जो ब्रिटिश खतरनाक कैदी होते थे, जो खतरनाक सजाएं पाते थे, जिस तरीके से अपने यहाँ भारत में जो अंग्रेज़ों के शासन के समय में खतरनाक अपराध करते थे या उनको बहुत बड़ी बड़ी कठोर सजाएं मिलती थी, उनको अंडमान निकोबार भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? अंडमान निकोबार, सजाए काला पानी। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया उनके लिए ये सजाए काला पानी होता था और ब्रिटिश कैदियों को यहाँ भेजा जाता था। 19वीं सदी तक आते आते श्वेत लोगों का पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा हो गया और यहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते थे ब्लैक फेलो, उनको इन श्वेत लोगों ने अपना गुलाम बना लिया था।
शुरुआत में इनकी जनसंख्या, ब्लैक फैलोज जो मूल निवासी है, इनकी जनसंख्या लगभग 3.5 लाख के करीब बताई जाती थी, जो धीरे धीरे घटते घटते 1950 के आसपास 50,000 से भी कम रह गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यदि हम बीचों बीच से आधे आधे पार्ट में डिवाइड करें, यहीं पर आपकी मकर रेखा भी है, तो जब आधे से बीचों बीच से इसको हम डिवाइड करते हैं, या कह लीजिए मकर रेखा के पास से, तो इसके उत्तर का जो भाग है, उत्तर का भाग जो है वो उष्णकटिबंध में आता है। ये भाग हमारा जो है ये उष्णकटिबंध में आता है, और दक्षिण का जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से समुद्र हैं। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका एक तरफ दक्षिणी प्रशांत महासागर है, एक तरफ आपका हिंद महासागर है, और दोनों के बीच में ये फैला हुआ है। जब हम सागर की क्रम से बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम में आपका तिमोर सागर है, उसके बाद उत्तर में आपका बांदा सागर है, उसके बाद उत्तर में ही आपका अराफुरा सागर है, उत्तर पूर्व में आपका कोरल सागर है, और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख जल संधियाँ कौन सी हैं। सबसे पहले मेन जल संधि जो है वो है टॉरस जल संधि। ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, इधर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये अराफुरा सागर है, और ये आपकी पापुआ की खाड़ी है। ये पापुआ की खाड़ी, ये पापुआ की खाड़ी है। अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को ये जलसंधि जोड़ती है। इस जलसंधि को टॉरस जलसंधि कहते हैं। ये अराफुरा सागर को पापुआ के खाड़ी से जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से, पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है तथा ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। दूसरी जलसंधि आती है बास जलसंधि। बास जलसंधि, ये है बास जलसंधि आपकी। ये हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। ये हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि, हालांकि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को ये अलग करता है। इसके बाद हम कुछ खाड़ियों के बारे में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ऊपर ये उत्तर की तरफ खाड़ी है, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये कहाँ है? ये उत्तर में है। इसके बाद आती है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ये भी आपकी उत्तर में ही है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। इसके बाद तीसरी खाड़ी है आपकी ये सार की खाड़ी। सार की खाड़ी पश्चिम में आती है। इसके बाद ये क्षेत्र आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाता है, जो कि दक्षिण में है। इसके बाद स्पेंसर की खाड़ी, ये भी दक्षिण में है। इसके बाद एनकाउंटर की खाड़ी, ये भी दक्षिण में है। इसके बाद हम कुछ अंतरीप की बात करते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो ऑस्ट्रेलिया का अंतरीप है वो है केप यॉर्क अंतरीप। ये है आपका केप यॉर्क अंतरीप। इसके पास ये यहाँ पे आपका है केप अर्नहेम अंतरीप। फिर तीसरा आपका आता है केप ल्यूविन, और चौथा आपका आता है केप कार्नोट। चार यहाँ पे अंतरीप हैं। एक केप यॉर्क जो मुख्य अंतरीप हैं, दूसरा अर्नहेम, तीसरा ल्यूविन, चौथा कार्नोट। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक बनावट पर। ऑस्ट्रेलिया को तीन पार्ट में बांटा जाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया को तीन पार्ट में बांटा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मध्यवर्ती निम्न भूमि और मैदान, पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये मध्यवर्ती निम्न भूमि है और ये आपका पश्चिमी पठारी प्रदेश है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है।
ये मध्यवर्ती निम्न भूमि एवं मैदान है। ये आपका पश्चिमी पठारी प्रदेश है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज केप यॉर्क से, जो भी हमने पीछे पढ़ा केप यॉर्क से शुरू होकर के तट के सहारे सहारे बिल्कुल नीचे तक जाती है, और ये तस्मानिया द्वीप भी इसी का पार्ट है। जैसे अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट हिमालय का ही विस्तार अंडमान निकोबार के रूप में देखा जाता है, वैसे ही यहाँ भी ये तस्मानिया द्वीप इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणी विस्तार है, जो बीच में नीचा होने के कारण समुद्र का पानी वहाँ भर गया है। ये एक भ्रंश पर्वत है, ये आपका एक भ्रंश पर्वत है, और ये जल विभाजक का भी कार्य करता है। जल विभाजक का अर्थ है कि इस तरफ का पानी इस तरफ बहे और इस तरफ का पानी इस तरफ बहे। जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी घाट, विंध्याचल, अरावली, ये जल विभाजक का काम करते हैं। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर खनिज, लकड़ी और जल विद्युत की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर के करीब है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लंबाई 4000 किलोमीटर के करीब है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट कोसिस्को है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कोसिस्को यहाँ पे स्थित है। ये आपका माउंट कोसिस्को है, माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का माउंट कोसिस्को सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 2229 मीटर के करीब है। माउंट कोसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च पर्वत है या सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमि एवं मैदान। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में तथा इस पश्चिमी पठारी भूमि के पूरब में जो पार्ट है, आपके उत्तर में कारपेंटिया की खाड़ी से लेकर के दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और स्पेंसर की खाड़ी और एनकाउंटर की खाड़ी के बीच का, ये पार्ट कहलाता है मध्यवर्ती निम्न भूमि एवं मैदान। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ये लेक आयर। ये जो आप झील देख रहे हैं, यह है लेक आयर। ये ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम भाग है। ये समुद्र तल से भी -16 मीटर नीचा है। लेक आयर का भाग समुद्र तल से भी 16 मीटर नीचे है, माइनस में है। दूसरी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख खासियत जो है वो ये है कि यहाँ पर ग्रेट इस आर्टेशियन बेसिन मौजूद है। ये आर्टेशियन बेसिन में उत्सुक कूप पाए जाते हैं। उत्सुक कूप क्या होता है? जो उत्सुक कूप, आइए इसके बारे में जानते हैं कि एक तरफ आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और दूसरी तरफ आपकी पश्चिमी पठारी भूमि है, जो जिनकी ऊंचाई बीच वाले इस क्षेत्र से ज़्यादा है। बीच का मध्यवर्ती भाग, ये भाग नीचा है। इसमें ज़मीन के अंदर चट्टानों की 2 परतें हैं, जिनकी संरचना कुछ इस तरीके से है। ये 2 परतें हो गई जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तरफ भी ऊंची है और पश्चिमी पठारी क्षेत्र की तरफ भी ऊंचा है। जो बारिश का पानी या अन्य किसी स्रोतों से पानी आता है इस साइड से, वो इन परतों के बीच में चला जाता है, और चूंकि दोनों तरफ ऊंची हैं, पानी अपने आप इधर से निकल नहीं पाता है। तो जो पानी इसके क्षेत्र के अंदर भरा होता है वो अत्यधिक दबाव की स्थिति में होता है, और यहाँ भूमि के ऊपर से इस पहली परत में छेद कर दिया जाता है, ड्रिल कर दिया जाता है, या कहिए कुआं खोद दिया जाता है, और ये पानी अपने आप ऊपर निकलता है। इसी को कहते हैं उत्सुक कूप। इस उत्सुक कूप का जो पानी है वो मीठा नहीं होता है बल्कि खारा होता है। ये बात बहुत गौर से दिमाग में रख लीजिएगा कि इस उत्सुक कूप से जो पानी निकलता है वो खारा निकलता है, और इस खारे पानी का प्रयोग कृषि में कभी नहीं किया जाता है। कृषि में इस खारे पानी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग यहाँ पर पशुपालन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पशुपालन में। इस खारे जल का प्रयोग
ऑस्ट्रेलिया में आर्टेजियन बेसिन के खारे जल का प्रयोग पशुपालन में किया जाता है और यही कारण है, एक प्रमुख कारण है कि इस क्षेत्र में ही प्रमुख पशुपालन जो ऑस्ट्रेलिया का है वो इसी मध्यवर्ती निम्न भूमि और मैदान वाले क्षेत्र में है। इसके बाद हमारा आता है कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र, जो ये पूरा पार्ट है ये आपका पश्चिमी पठारी क्षेत्र में आता है। ये प्री कैम्ब्रियन चट्टान है, जो समय के अनुसार सबसे पहली चट्टानें बनी थी वो कैम्ब्रियन काल में बनी थी। ये बहुत पुराना है। यहाँ पर बहुत से रेतीले मरुस्थल भी पाए जाते हैं। आइए कुछ मरुस्थल के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर पहला मरुस्थल है आपका तनामी मरुस्थल, ये है तनामी मरुस्थल। उसके बाद आपका आता है गिब्सन मरुस्थल। उसके बाद आपका आता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद सैंडी मरुस्थल और ये आपका सिम्पसन, ये आपका स्टुअर्ट। फिर से एक बार देख लें, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल। जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये नाम लिख दिए जाएंगे सारे मरुस्थल के और आपसे कहा जाएगा कि इन मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, या पूरब से पश्चिम का बताइए, या पश्चिम से पूरब का बताइए। या आपको क्रम लगाने को दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के ये रेगिस्तान, ये डेजर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो पठार हैं उनकी। मेन जो है वो दो पठार हैं, एक आपका किम्बरले पठार, दूसरा आपका बर्कली पठार। पहला आपका किम्बरले पठार और दूसरा आपका है बर्कली का पठार। इसके बाद हम पहाड़ियों की बात करते हैं। तो पहाड़ियों में आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख ही ली है। इसी के जस्ट पूरब की तरफ एक छोटी सी रेंज है जिसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड श्रेणी। इसके ठीक दक्षिण में आती है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। इससे थोड़ा सा ब्रोकन हिल्स। जब आगे बढ़ेंगे फिर फ्लिंडर्स श्रेणी, उसके बाद ईसा पर्वत, मैकडोनल्ड श्रेणी, उसके बाद मस्ग्रेव श्रेणी, उसके बाद हमर्सले श्रेणी, उसके बाद डार्लिंग रेंज। ये जो प्रमुख यहाँ की रेंजेज हैं, पर्वत पहाड़ियाँ हैं, जो श्रेणियाँ हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो मोस्ट ऑफ श्रेणियाँ हैं ये खनिज संसाधनों से भरपूर हैं और जो यहाँ पे मेन खनिज की खदानें हैं वो इन्हीं रेंजों के आसपास ही हैं। इसके बाद जो प्रमुख झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया की उनको देखते हैं। सबसे मेन झील आपकी हमने डिस्कस की है अभी, लेक आयर, जो समुद्र तल से भी 16 मीटर अधिक नीची है। इसके बाद डिसअपॉइंटमेंट लेक, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद करेंजी झील, वेल्स झील, बार्ली झील, मूर झील, ऑस्टिन झील, अर्गिले झील, वुड झील, मैके झील, अमादस झील, टॉरेंस झील, ग्रेडर झील, फ्रोम झील, टॉरेंस झील, मार्बून झील, डॉलरिम्पल झील। ये जो प्रमुख झीलें हैं ऑस्ट्रेलिया की वो ये हैं। इसके बाद चलते हम यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख नदियाँ, जो सबसे प्रमुख मेन नदी आपकी है वो है यहाँ पे मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब यहाँ पे ये देखिए कि डार्लिंग की एक सहायक नदी है मूर नदी, उसी तरह मर्रे की एक सहायक नदी है लाचलान नदी। दोनों मिलती हैं और ये किस खाड़ी में गिरती हैं जाकर के, ये आपका होमवर्क है कि मूर नदी और डार्लिंग नदी का संगम कहाँ पे होता है, लाचलान नदी और मर्रे नदी का संगम कहाँ होता है, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी का संगम कहाँ पे होता है और ये किस खाड़ी में गिरती है। इसके बाद एक नदी है जो थॉमसन नदी है, फ्लिंडरसन नदी है, गिलबर्ट नदी है, मिचेल नदी है, डेली नदी है, विक्टोरिया नदी है। यहाँ पर आपको जानना है कि विक्टोरिया नदी और किस देश में है या और किस महाद्वीप में भी बहती है।
फिट्जरॉय नदी है, फोर्टेस्क्यू नदी है, मर्चिंसन नदी है। तो आप ये इसमें ज़रूर जानिएगा कि विक्टोरिया नदी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो है ही, इसके अलावा और किस महाद्वीप में बहती है। ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे ख़ास चीज़ है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानते हैं कि ये जो क्वींसलैंड, यहाँ पे क्वींसलैंड प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, इस क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ये क्वींसलैंड जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये मकर रेखा तक नहीं होती है, ये मकर रेखा के पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, और ये तट के समांतर केप यॉर्क से लगा करके यहाँ तक बहती है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, अवरोधक है। कोरल रीफ जो होती है, जो रीफ होती है वो कई प्रकार की होती है, उसी में सबसे बड़ी रीफ जो होती है वो बैरियर रीफ होती है, अवरोधक। इसको पानी में बगीचा के नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है, पूरी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रेल मार्ग है जो पूरी का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पार करता है। इसको ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहते हैं। ट्रांस का मतलब है आर पार, जैसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार, हमारा कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। उसी तरह ट्रांस मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ से लेकर के दूसरे तरफ तक फैला है। ये मार्ग आपका पर्थ से शुरू होकर के सिडनी तक आता है, बाद में इसको एल्बरी और मेलबर्न से भी जोड़ दिया गया। इस पर आप देख लीजिए मेन कौन से स्टेशन हैं। तो कालगुरली जो है आपका, ये सोना उत्पादक क्षेत्र है। फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, ब्रोकन हिल, रोटो, पार्क, सिडनी, एल्बरी, मेलबर्न, ये बहुत ही। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग, इस एलिस स्प्रिंग को एक अलग रेलवे लाइन द्वारा इस ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग से भी जोड़ा गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख सड़क मार्ग है स्टुअर्ट महामार्ग, जो कि डार्विन से शुरू होकर के कैथरीन, एलिस स्प्रिंग, आयर्स रॉक, कूबर पेडी, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट प्रिंस, एडिलेड, मेलबर्न होते हुए सिडनी तक जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ से जाता है, कहाँ तक। तो ये डार्विन से सिडनी तक जाता है और इसके रास्ते में कैथरीन, एलिस स्प्रिंग, आयर्स रॉक, कूबर पेडी, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट प्रिंस, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में खनिज की। सबसे पहले हम लोहा देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। जो लोहा के यहाँ पे प्रमुख उत्पादक देश क्षेत्र हैं वो है माउंट गोल्सवर्थी, उसके बाद पिलवारा, माउंट बुंडे, ये क्षेत्र माउंट बुंडे का है, ये केप यॉर्क का है और याबी साउंड में। ये मेन जो 5 जगह हैं यहाँ की प्रमुख लोहा उत्पादक हैं, मिलता बहुत जगह है। केप यॉर्क में बहुत से खनिज मिलते हैं, माउंट गोल्सवर्दी, पिलवारा, माउंट बुंडे, केप यॉर्क और याबी साउंड। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक आपका डार्लिंग रेंज, जो भी हमने पहाड़ियाँ पड़ी थी पीछे, वो डार्लिंग रेंज है। दूसरा आपका ये किम्बरले क्षेत्र, ये मेन आपका मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद हम तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। तांबा में मेन है माउंट ईसा, ब्रोकन हिल्स और माउंट मॉर्गन। ये तीनों जगह जो हैं ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसके बाद सोना उत्पादन की अगर हम बात करें तो सोना जो आपका मिलता है सबसे प्रमुख है कूलगार्दी और कालगुरली, सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं इनका, विश्व में भी स्थान है। कूलगार्दी और
कालगुरली का, इसके बाद पिलवारा में भी मिलता है, केप यॉर्क में भी मिलता है, माउंट मॉर्गन में भी मिलता है। इसके बाद हम चांदी उत्पादन की बात करते हैं तो किम्बरले पठार पे चांदी मिलता है, कालगुरली में चांदी मिलता है और माउंट ईसा में भी चांदी मिलता है। किम्बरले पठार, कालगुरली, माउंट ईसा, तीनों क्षेत्र चांदी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आपका जस्ता उत्पादन जो है वो माउंट ईसा में और ब्रोकन हिल्स और माउंट ईसा दोनों जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा आपका आता है सीसा उत्पादन। सीसा उत्पादन में माउंट ईसा तथा ब्रोकन हिल और तस्मानिया, ये तीनों जगह आपको सीसा का उत्पादन मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो प्रमुख सीसा उत्पादन केंद्र हैं। टिन का उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख स्थान यहाँ का माउंट ईसा है, जहाँ टिन का उत्पादन होता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन होता है। इसके बाद जो गैस के क्षेत्र हैं वो आपका ये पोर्ट हेडलैंड यहाँ पर है, ये क्षेत्र गैस के लिए जाना जाता है। और दूसरा आपका बास जल संधि वाला ये क्षेत्र, ये गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल आपका यहाँ पर डेली बेसिन क्षेत्र जो है आपका, ये डेली बेसिन का क्षेत्र, ये पोर्ट हेडलैंड पोर्ट का क्षेत्र, बास जल संधि का क्षेत्र, यहाँ पर एलिस स्प्रिंग जो जगह है इसका क्षेत्र खनिज तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। आइए इसके बाद हम कुछ राजनीतिक देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 प्रदेश हैं। 1 2 3 4 5 6, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 6 प्रदेश हैं। और इसका सबसे पहला प्रदेश जो है वो आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्र जो आपका है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर जो इसकी राजधानी है वो है पर्थ। इसकी राजधानी पर्थ है। यहीं इसी प्रदेश में आपका कालगुरली है, कूलगार्दी है, पिलवारा है, ये तीनों इसी क्षेत्र में हैं। इसके बाद अगला जो इसका प्रदेश आता है वो आता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। ये यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। लकड़ी, अनाज, मांस का निर्यात होता है। यहाँ लौह के भंडार भी हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं या मुख्य द्वार भी कहा जाता है। जो एलिस स्प्रिंग है जहाँ पर तेल गैस के भरपूर भंडार मिलते हैं वो इसी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद आपका आता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है एडिलेड। एडिलेड इसकी राजधानी है और यहीं पर आपकी आयर झील भी है, मस्ग्रेव पर्वत हैं, फ्लिंडर्स श्रेणी है। और ये आपका फल एडिलेड जो है ये फल, आटे की मिलें, दुग्ध उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग का मेन केंद्र है। यहीं पर वाइला है जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं क्वींसलैंड प्रदेश की। ये आपका क्वींसलैंड प्रदेश है और इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। इस क्वींसलैंड प्रदेश की राजधानी है ब्रिस्बेन। ये प्रमुख बंदरगाह है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण, लोकोमोटिव इंजन, मशीन निर्माण आदि कार्य होते हैं। और यहीं पर माउंट ईसा है और इसी में आपका ये क्षेत्र जो है ये है वीपा यॉर्क प्रायद्वीप में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है वीपा। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट के विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक निक्षेप इसी स्थान पर है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रदेश पे जो है न्यू साउथ वेल्स। अगला प्रदेश आपका है न्यू साउथ वेल्स। इसमें यहाँ सिडनी सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। सिडनी न्यू साउथ वेल्स का सबसे प्राचीन सबसे बड़ा शहर है सिडनी और ये यहाँ न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी है। और यहाँ पर लौह इस्पात, कागज़ की छपाई, रासायनिक उद्योग जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं।
इसके बाद यहीं पर न्यू कैसल भी आता है। इसके बाद ब्रोकन हिल्स इसी न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। इसके बाद अगला आता है विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। मेलबर्न विक्टोरिया की राजधानी है और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का। मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पहला सबसे बड़ा शहर है, सिडनी उसके बाद है मेलबर्न, और ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। यहाँ पे जहाज निर्माण, रसायन, वायुयान, इंजीनियरिंग जैसे उद्योग धंधे भी हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ देखना है, कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका मेन जो प्रशासनिक शहर है वो कैनबरा है। ये नीचे आपका जो द्वीप है तस्मानिया, ये तस्मानिया द्वीप यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है हॉबार्ट। हॉबार्ट यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर सेब का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, उनका प्रसंस्करण होता है और ये यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। और तस्मानिया की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूरे वर्ष होती रहती है, रिमझिम रिमझिम। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ पशु पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए और कंगारू का नाम ना लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन जो है वो अधूरा माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो है वो इस तरीके का जानवर है कि इसमें जो मादा होती है उसके पेट के आगे एक थैली लगी होती है और बच्चा जन्म के बाद इस मादा के इसी थैली में जाकर के अपने बड़े होने तक रहता है। और ये जो है मार्सुपियल्स वर्ग के जानवर बोले जाते हैं। मार्सुपियल्स, ये मार्सुपियल्स या हिंदी में बोलें तो धानी वर्ग, ये धानी वर्ग के प्राणी होते हैं। और इसमें जो मादा पशु होता है उसके पेट के आगे इसी तरह थैली होती है। इसी में कोआला भी आता है, इसी वर्ग में आता है। उसका भी बच्चा मैच्योरिटी तक, अपने बड़े होने तक माता के पेट के आगे बनी थैली में ही रहता है। कंगारू के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब प्राणी है जिसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस की खासियत ये है, ये देखिए ये आप प्लेटिपस है। इस प्लेटिपस की खासियत ये है कि इसके 4 पैर होते हैं। यह दौड़ता है, सुरंग बनाता है, तैरता है, अंडे देता है। इसमें पशु और पक्षी दोनों के गुण हैं। पशु प्लस पक्षी, मतलब कि अंडे देता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको दूध पिलाता है। इसके बाद जो यहाँ का प्रमुख जीव है वो है ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश। ये ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश है। ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत पानी का, समुद्र का है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कोस्टल टाइटन सांप, ये बहुत ही मशहूर सांप है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन कोस्टल, ये समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है। ये टाइटन सांप यहाँ का बहुत ही जहरीला और सांप है यहाँ का। इसके बाद ग्रेट वाइट शार्क ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। इस ग्रेट वाइट शार्क के कारण ही, बहुतायत में मिलने के कारण ही, जो पश्चिम में हमने शार्क बे की बात की थी वो इसी के कारण, इसी के नाम पे शार्क बे पड़ी है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये शार्क मछली पाई जाती है। इसके बाद यहाँ का खारे पानी का क्रोकोडाइल आता है। खारे पानी का क्रोकोडाइल के बाद यहाँ पे एक होता है कैसोवेरी पक्षी। कैसोवेरी पक्षी ये इस तरीके का है। इसके बाद जो है वो है आपका एमू। ये जिस प्रकार से अफ्रीका में शुतुरमुर्ग है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ये एमू पक्षी पाया जाता है, जो कि साइज में बड़ा होता है। हालांकि शुतुरमुर्ग के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये भी उड़ नहीं पाता है। इसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, ये बहुत तेज़ स्पीड में दौड़ता है। इसके बाद कोकाबर्रा का नाम आता है। ये हंसने वाला पक्षी होता है, जो हंसी की आवाज़ निकलता है। इसको लाफिंग जैकास भी कहते हैं। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। इसके बाद नाम आता है तस्मानियन डेविल का। ये तस्मानिया
द्वीप पर पाया जाता है। और जैसा इसका नाम है डेविल, ये वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही डेविल ही है। ये बहुत ही बड़ा पेटू किस्म का मांसाहारी जानवर है, मांसभक्षी जानवर है और ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सबसे ख़ास जो आता है वो यहाँ पे कोआला का आता है नाम। ये आपका कोआला है जो अपनी माँ के साथ है। कोआला पर भी अपने कंगारू की तरह ही इसमें मादा के पेट के आगे थैली होती है और ये बच्चा जन्म के बाद उसमें जा कर के रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जो कंगारू का बच्चे का जन्म होता है तो उसका मुश्किल से साइज 1.5 इंच या 1 इंच के बराबर एक रेंगने वाले कीड़े के बराबर होता है, जिसको आप देखकर कभी विश्वास ही नहीं कर पाएंगे ये कंगारू का बच्चा कीड़े की तरह इतना छोटा होता है। इसके बाद ये है डिंगो, यहाँ का जंगली कुत्ता है, शिकारी कुत्ता है। ये डिंगो है यहाँ का शिकारी कुत्ता। इसके बाद रेनबो लॉरिकीट होता है। ये तोते का प्रजाति का ही एक तोता टाइप का होता है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है और रंग बिरंगा होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरीके से आपका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। आपको जीएस के हिसाब से केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में इतना ही पढ़ना है। यदि किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, कोई सवाल आता है, तो आप बेझिझक होकर के ये हमारे ICS हरदोई के किसी भी फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज छोड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी सूचना आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर नई क्लास में आपसे मिलते हैं हम एक नए महाद्वीप के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।